सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग का प्रोजेक्ट कार्य हम लोग लगातार करवा रहे हैं और इसी के संबंध में यहाँ पर आप देखिए 20 मई से लेकर के 26 मई तक आप लोगों को फिर से यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य मिले हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में विषय है, इसके अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रस्तुति आपको दिखानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले देखिए आपका टॉपिक क्या है, बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 विस्तार। इसका विस्तार संपूर्ण भारत जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ में रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों तब धारा 370 नहीं हटी थी उस समय भारत का अभिन्न अंग नहीं था जम्मू कश्मीर, उस समय कानून की दृष्टि से नहीं था। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि धारा 370 अब हट चुकी है और भारत बिल्कुल अब जम्मू कश्मीर भी जैसे आम राज्य है भारत के और सब, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी अब भारत का बिल्कुल आम राज्य है। वहां पर भी आप जमीनें ले सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता था कि पहले क्या था, आप भारत के भी नागरिक हो और आप वहां जम्मू कश्मीर के भी नागरिक हो, दोहरी नागरिकता वहां के लोग रखते थे। लेकिन ये सब चीजें अब धारा 370 हटने की वजह से सारी चीजें ये सब समाप्त हो गई हैं। अब पूरा अखंड भारत बन चुका है, उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है। इसके बाद देखिए प्रारंभ कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से, यानी कि 1 अप्रैल 2010 से ये कानून जो बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 ये कानून पारित हुआ था और 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था, ये डेट आप याद रखिएगा। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अपने पोषक क्षेत्र के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने के अधिकार होगा। निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय क्या है, चलिए देख लेते हैं। निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय दोस्तों देखिए, बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि फीस बिल्कुल नहीं ली जाएगी दोस्तों बच्चों से। शिक्षा पर होने वाला ऐसा व्यय यथा पाठ्य पुस्तक, लेखन सामग्री, पोशाक जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में बाधक हो सकता है का वहन सरकार द्वारा स्वयं किया जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि स्कूल में बच्चों को किताबें मुफ्त में मिलती हैं, बच्चों को इसके अलावा पोशाक यानी कि उनको ड्रेस भी मिलता है जिसमें जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, पैंट, शर्ट, स्कर्ट सब चीजें मिलती हैं बच्चों को, और 2 सेट मिलता है उनको यूनिफॉर्म। अब हम आगे देखेंगे अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय, प्रत्येक बच्चे के लिए उसके पास पड़ोस में विद्यालय की सुविधा, यानी कि प्रत्येक बच्चे के लिए पास पड़ोस में विद्यालय की सुविधा होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा है कि हर एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का अनिवार्य नामांकन, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता। इसके अलावा आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं यथा विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था, इसके अलावा गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा। तो दोस्तों जो क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है वही निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा में ये सबसे पहले कहा गया है। इसके बाद देखिए निःशक्तता से प्रभावित बच्चों को आबादित पहुंच की एवं समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक सुविधा, जरूरतमंद बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की सुविधा, 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा। ये आप सभी को पता है जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो पढ़ते हैं आंगनवाड़ी में, और 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे कहाँ जाते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में। तो प्री प्राइमरी स्कूलों की भी व्यवस्था की गई, आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्यय का वहन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से व्यय का वहन किया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार की व्यय में भागीदारी राज्य सरकारों की सलाह से केंद्र सरकार द्वारा भी निर्धारित होगा, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग मिल करके व्यय करेंगे बच्चों की शिक्षा पर, ये चीज इसमें कही गई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिल करके जो शिक्षा का व्यय है दोनों को का वहन करेंगे। तो इस तरीके से आप चाहो तो बना सकते हो, बहुत ही आसान है, ये देखने में आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। अब इसके बाद देखिए दायित्वों का निर्वहन, शिक्षा का अधिकार, दायित्वों का निर्वहन। राज्य सरकार का दायित्व प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना,
प्रत्येक पोषक क्षेत्र के लिए विद्यालय स्थापित करना, आधारभूत संरचना यथा भवन, शिक्षक एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, जरूरतमंद बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करना एवं उनकी उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता का अनुश्रवण करना, निर्धारित मानक एवं स्तर की शिक्षा प्रदान करना, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का समय निर्धारण करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। तो आप सभी लोग को पता है कि आज जो भी शिक्षक आ रहे हैं वो प्रशिक्षित हैं, उन्होंने बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आज के समय में जो भी शिक्षक भर्तियां हो रही हैं उसमें टीचर का प्रशिक्षित होना बहुत ही जरूरी है, तभी उनको प्राइमरी में वो पढ़ाने का उनको अवसर प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए स्थानीय प्राधिकार का दायित्व। पहला है पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके बाद है दूसरा 14 साल तक के सभी बच्चों का अभिलेख संधारित करना। तीसरा है सभी बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना। चौथा है जरूरतमंद बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना। और पांचवा है विद्यालय के कार्यकलाप का अनुश्रवण करना। विद्यालय के शिक्षकों का क्या दायित्व है? सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालय बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा। दूसरा है गैर सहायता प्राप्त एवं विशेष कोटि के विद्यालय वर्ग 1 में नामांकित होने वाले बच्चों में से 1/4 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। तीसरा है नामांकन हेतु अभिभावक से विद्यालय दान स्वरूप कोई राशि प्राप्त नहीं करेगा। चौथा है नामांकन के लिए बच्चे या उसके माता-पिता अभिभावक की जांच परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानी कि आजकल आप देखते हो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का जब एडमिशन होता है तो उनके माता-पिता का भी टेस्ट लिया जाता है कि यानी कि माता-पिता कितने पढ़े लिखे हैं। लेकिन प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि माता-पिता का भी मतलब माता-पिता की भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा और माता-पिता के अभिभावकों की जाँच परीक्षा ली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? इंटरव्यू माता-पिता का नहीं होता है। इसके बाद विद्यालय बच्चों को न तो शारीरिक दंड देगा और न ही उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा। इसके अलावा छठवां पॉइंट है बच्चों के प्रति जाति, लिंग, धर्म या व्यवसाय के आधार पर विद्यालय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा। तो दोस्तों इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है जाति, लिंग, धर्म के आधार पर स्कूलों में। आप सभी को पता है किसी भी जाति धर्म के बच्चे होते हैं, सब अपना घुल-मिल के रहते हैं और सब अच्छे से स्कूल में अपना समय बिताते हैं बच्चे। माता-पिता का क्या दायित्व होता है ये भी जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे पोषक क्षेत्र के विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति है इसका गठन। गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़ से सभी विद्यालयों में नियम लागू होने के 6 माह के भीतर विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति बनती है स्कूलों में और ये 3 साल के लिए बनती है। समिति में सदस्यों की संख्या 16 होगी, जिसके 12 सदस्य माता-पिता या अभिभावकों में से ही कोई होगा। तीसरा पॉइंट है समिति के शेष 4 सदस्य निम्नमत होंगे। का है प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक जो भी होंगे, चाहे प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल होंगे या फिर कोई इंचार्ज होंगे। इसके अलावा विद्यालय का एक शिक्षक, छात्र, एक छात्र प्रतिनिधि और स्थानीय निकाय के एक निर्वाचित प्रतिनिधि। चौथा पॉइंट है समिति माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करेगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक प्रबंध समिति के पदेन सदस्य संयोजक होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से स्कूल प्रबंध समिति होती है जहाँ पर टीचर होते हैं, अभिभावक होते हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये प्रबंध समिति बनती है। ये पूरा आप देख सकते हो। प्रत्येक विद्यालय में स्कूल प्रबंध समिति इस तरीके से 3/4 सदस्य अभिभावक, 1/2 सदस्य उसमें से महिलाएं होनी चाहिए। स्कूल विकास की योजना का दायित्व। स्कूल के विकास की जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें स्कूल प्रबंध समिति का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम आगे चलते हैं। अगला है प्रबंध समिति का क्या-क्या कार्य होता है, चलिए देख लेते हैं। कार्य एवं दायित्व में विद्यालय विकास योजना तैयार करना, यानी कि विद्यालय के विकास की जितनी भी योजनाएं बनती हैं सब विद्यालय प्रबंध समिति ही बनाती है। विद्यालय विकास योजना एक साथ 3 वर्षों के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष हेतु वार्षिक योजना भी शामिल रहेगी। विद्यालय क्रियाकलापों का अनुश्रवण करना, अनुदान राशि की उपयोगिता का अनुश्रवण करना, पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का नामांकन, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता का अनुश्रवण करना, प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन प्राक्कलन, विशेष प्रशिक्षण सुविधा हेतु बच्चों का चयन एवं पठन पाठन। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक कैसे होने चाहिए स्कूल में, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कैसे होने चाहिए स्कूल में। तो आप सभी लोग को पता है कि अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं चलेंगे प्राथमिक में। प्राथमिक में प्रशिक्षित शिक्षक का होना बहुत जरूरी है, जो बच्चों को की भावनाओं को अच्छे से समझे और
बच्चों से सही से डील कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों की मेंटालिटी कैसे, जब तक कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल सीख के नहीं आया होगा, तब तक वो कैसे बच्चों को सही से पढ़ा पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो भी शिक्षक आए स्कूल में वो बिल्कुल वेल टैलेंटेड हो और वो ट्रेनिंग लिया हुआ टीचर हो। तो देखिए, अप्रशिक्षित शिक्षक बिल्कुल नहीं चलेंगे और शिक्षा के अलावा अन्य कार्य नहीं करेंगे। और हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। हर क्लास में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे और यही मानक है। शिक्षक कैसे होंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जो शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 था, 2010 से पूरे देश में लागू हुआ, उसी की देन है टेट परीक्षा। जो आप टीईटी परीक्षा देते हो, यूपी टेट, इसके अलावा सीटेट परीक्षा आप देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये जो अपने-अपने राज्य में भी जो परीक्षाएं होती हैं, ये सभी जो शुरू हुई 2011 से शुरू हुई और इसका ये आप पढ़ रहे हो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, ये इसी की देन है, क्योंकि यहीं पर ये चीज कही गई है कि हमको योग्य टीचर चाहिए जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके बच्चों को। योग्यता एवं अर्हता क्या है? केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा निर्धारित योग्यता सभी कोटि के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामलों में लागू होगा। सरकारी विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार से सुविधा प्राप्त हो सकेगी। गैर सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हो तो विद्यालय प्रबंधन अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त कराना सुनिश्चित करना होगा। यानी कि केवल प्राइमरी विद्यालय और केवल सरकारी विद्यालय में ही शिक्षक का प्रशिक्षित होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी बीएड, बीटीसी इस तरीके से जो ट्रेनिंग डिग्री होती है ये उनके पास होनी चाहिए। अब देखिए, शिक्षकों की सेवा शर्तें, कुछ प्रमुख बिंदु। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा निर्धारित कर्तव्यों में लापरवाही बरतने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध सेवा शर्त के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी। शिक्षक विद्यालय प्रबंध समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे। चुनाव, जनगणना एवं आपदा स्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति में शिक्षकों का गैर शैक्षणिक कार्य हेतु प्रति नियोजन नहीं होगा। दोस्तों, चुनाव में ड्यूटी आपकी लगती है, जनगणना में ड्यूटी आपकी लगती है, आपदा स्थिति में भी ड्यूटी लगती है, आप सभी को पता है। इसके अलावा आप लोग की ड्यूटी कभी-कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी लग जाती है। शिक्षक ट्यूशन या कोचिंग कार्य नहीं कर सकेंगे। प्रारंभिक विद्यालय की स्थापना एवं स्वीकृति। अधिनियम लागू होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार से मान्यता प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं होगा। अधिनियम लागू होने के पूर्व स्थापित विद्यालय को 3 वर्ष के भीतर मान्यता हेतु निर्धारित मानक एवं स्तर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो इस तरीके से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा गैर सरकारी स्कूलों में इस तरीके से आप देखिए हर स्कूल में शिक्षण कक्ष, चापानल एवं शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या-क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, गैर सरकारी स्कूलों में भी 25% निर्धन एवं कमजोर बच्चों का नामांकन होना चाहिए। बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय किसी भी हालत में संचालित नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि गैर सरकारी स्कूलों में भी, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें कम से कम 100 बच्चों पर 25 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो गरीब तबके से आते हो, जो निर्धन परिवारों से आते हो। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि प्राइवेट स्कूलों में सब केवल और केवल जो बच्चे फीस देते हैं उन्हीं लोगों की भर्ती होती है, उन्हीं लोगों को आप कह सकते हो एडमिशन होता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप कि सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो उस स्कूल की फीस दे सकते हैं। लेकिन अगर नियमतः देखा जाए तो हर एक प्राइवेट स्कूल को कम से कम 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। अब यहाँ पर मानक तय किए गए हैं कि किस मानक के अकॉर्डिंग किस स्कूल में कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए। आप देख सकते हो 1 से 5 तक के स्कूल में बच्चों की संख्या अगर 60 है तो 2 शिक्षक, 61 से 90 है तो 3 शिक्षक, 91 से 120 है तो 4 शिक्षक, 121 से 200 है तो 5 शिक्षक, 200 से अधिक है तो 40 बच्चों पर 1 शिक्षक और 150 से अधिक है तो एक प्रधान शिक्षक होगा और बाकी और शिक्षक तो होंगे ही, क्योंकि 150 से अधिक संख्या है अगर तो। कक्षा 6 से 8 तक के लिए दिया है, लेकिन कक्षा 6 से 8 तक का आपके अपने ऊपर है, आप इसको बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम 1 शिक्षक, विज्ञान, समाज अध्ययन एवं भाषा के लिए 1-1 शिक्षक, 1:35 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षक, यानी कि 1 शिक्षक पर 35 बच्चे। छात्रों की संख्या 100 से अधिक है तो 1 पूर्णकालिक प्रधान शिक्षक और अंशकालिक अनुदेशक, ललित कला, शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा। सभी को पता है कि स्कूलों में अंशकालीन अनुदेशक भी होते हैं। यहाँ पर भी वही चीज दी हुई है दोस्तों कि कितने बच्चों पर कितने टीचर होने चाहिए, इसको आपने ऊपर ही अभी देख लिया है।
अब जो स्कूल का भवन होना चाहिए, भवन का मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए, उसमें क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए। आप देखिए, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक वर्ग कक्ष और प्रधान शिक्षक सह कार्यालय हेतु एक अतिरिक्त कमरा होना चाहिए। विकलांग बच्चों की अबाधित पहुंच हेतु आवश्यक व्यवस्था, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल, रसोई घर, खेल का मैदान, सुरक्षा हेतु चार दीवारी घेरा बंदी, इस तरीके का भवन होना चाहिए स्कूल का। अब अन्य चीजों में क्या है, आप देखिए यहाँ पर अन्य लिखा हुआ है, तो अन्य चीजों में क्या है, पुस्तकालय है, आप देख सकते हैं स्कूल में पुस्तकालय होना चाहिए, खेल सामग्री होनी चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रत्येक कक्षा के अकॉर्डिंग जितनी जिस कक्षा की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी स्कूल में होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य दिवस आप जरूर दर्शाइएगा कि कितने दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस होता है। ठीक है, तो ये दिवस आप याद रखिएगा, कार्य दिवस कितना होता है एक साल में। अब शिक्षा कैसी हो, आप सभी को पता है शिक्षा कैसी हो। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, मनोरंजक शिक्षा हो, इसमें कोई परीक्षा ना हो जो बहुत टफ हो, जिसमें बच्चे फेल होने का डर हो बच्चों के और बच्चों का उत्साहित ना हो पाते हो या जिस वजह से उनके मन में कुंठा आ जाए, क्योंकि होता क्या है, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको अगर वो तुरंत खुश होते हैं और तुरंत वो रोने लगते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रख करके अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं उसको कुछ आ रहा है तब तो आप उसको फेल कर सकते हो। लेकिन अगर उससे थोड़ी बहुत भी जानकारी है, वो थोड़ा बहुत भी लिख लेता है, पढ़ लेता है, तो उसको आपको फेल नहीं करना चाहिए कक्षा में। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा परीक्षा की भी ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी में ये चीज़ कही गई है। जहाँ तक हो सके मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे को आप निकाल नहीं सकते स्कूल से। बच्चों से आप गाली-गलौज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते हैं। आयु या स्थानांतरण प्रमाण पत्र कोई बाधा नहीं है बच्चों के लिए। यहाँ पर आप देखिए किसी बच्चे का एडमिशन लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। कहीं भी कभी भी एडमिशन पाने का अधिकार है प्राइमरी में बच्चों को, ठीक है? कभी भी किसी भी मंथ में बच्चा आता है स्कूल में तो आप उसका एडमिशन ले सकते हो। अब ये जो अधिकार बन गया इसको संरक्षण भी तो देना था सरकार को, कैसे इसको संरक्षित किया जाए? तो इसके लिए देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग एवं राज्य बाल अधिकार आयोग अपने कार्यों के अतिरिक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करेगा तथा सुधारात्मक कार्रवाई करेगा। जिन राज्यों में राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है, वहां राज्य सरकार द्वारा एक प्राधिकार गठित किया जाएगा जो शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करेगा तथा सुधार हेतु कार्रवाई करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इस तरीके से देखिए शिक्षा हमारा अधिकार, जिम्मेवारी सरकार की, कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं। 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा, हर बच्चे के घर के पास स्कूल होना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताई ये आप देख सकते हो। दाखिला बिना परीक्षा या साक्षात्कार के, आप सभी को पता है कोई इंटरव्यू नहीं होता बच्चों का प्राइमरी स्कूलों में दाखिले के लिए। दाखिला उम्र के अनुरूप कक्षा में, यानी कि जिस उम्र का बालक है उसी कक्षा में आप उसको एडमिशन कर सकते हो। इस एक्ट का अनुपालन कैसे हो? राज्य स्तरीय समिति का गठन करके, जिला स्तरीय समिति का गठन करके, पंचायत और लोकल बॉडी द्वारा, स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा। इसके अलावा यहाँ देखिए राज्य सरकारों की क्या शक्ति है। राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों एवं उद्देश्यों को लागू करने हेतु अधिनियम 2009 का 35 के आलोक में नियमावली बना सकेगी। अधिनियम के प्रावधान को लागू करने हेतु राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार या विद्यालय प्रबंधन समिति को आवश्यक मार्ग निर्देश दे सकेगी। अपेक्षाएं क्या हैं इस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 से? इसका जो अपेक्षाएं इससे हैं वो बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के उद्देश्यों के प्रति एकनिष्ठ वचनबद्धता, बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार दिलाने हेतु व्यापक जनमानस तैयार करना, पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करना, प्रखंड शिक्षा समिति की बैठकों को उद्देश्यपूर्ण एवं परिणामोन्मुखी बनाना, यानी कि परिणाम के अनुरूप बनाना। तो इस तरीके से राइट टू एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए और इसके लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए अंदर एट एवरी लेवल। यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेशन एट एवरी लेवल, जब तक प्रत्येक लेवल पर एक समर्पण की भावना नहीं होगी, कुछ कर दिखाने की भावना नहीं होगी, तब तक राइट टू एजुकेशन वर्क नहीं कर पाएगा। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है टीचर्स के ऊपर कि टीचर्स किस तरीके से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा राइट टू एक्ट एजुकेशन समझ में आया होगा और
ये यहाँ पर दोस्तों अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे सभी विषय जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको सभी विषयों की क्लासेस की नोट्स भी मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं उन सभी के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप सभी प्रोजेक्ट को आसानी से देख सकते हो क्योंकि हमने पूरा उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी वहां पर। इसके अलावा साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हो। हम लोग दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के सातों सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में और लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट भी होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जल्दी से देख सकते हैं क्योंकि उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारा चैनल आपको डीएलएड की पूरी जानकारी भी देता है। आपको चाहे आपके सब्जेक्ट पढ़ाने हो, चाहे आपके प्रोजेक्ट के कार्य हो, चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूज हो, हम सभी अपडेट आपको सबसे पहले देते हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स को प्रोजेक्ट बनाना है और इस वीडियो की आवश्यकता है उन तक प्लीज इस वीडियो को पहुंचाइए और अधिक से अधिक ताकि हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही लाभ ले सके। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको हर चीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। हर चीज आपको बिल्कुल फ्री में ही मिलेगी। फ्री में सारे वीडियोस भी हमने डाले हैं और जो हम पीडीएफ देते हैं वो बिल्कुल फ्री में देते हैं। और जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।